आज की इस वीडियो में बच्चों हम कंटिन्यू रख रहे हैं अपना सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। लास्ट वीडियो में इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है और पीडीएफ भी अपलोड कर दिया टेलीग्राम ग्रुप में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस लेसन के सेकंड पार्ट की। और मैं गारंटेड कहता हूं बच्चों, जो आपके अपकमिंग एग्जाम होंगे, चाहे वो प्री बोर्ड हो, मॉक टेस्ट हो या फिर स्कूल लेवल पे आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं, उनमें से अगर आपसे चैप्टर ये पूछा जाएगा तो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक करवाने वाला हूं उनमें से वो गारंटेड क्वेश्चन आना ही आना है। आप ये मान के चलिए कि कंपलसरी क्वेश्चन है। डजंट मैटर कि वो 1 मार्क्स में आपसे पूछे, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में, मैं आपको 6 नंबर के हिसाब से करवा रहा हूं। बाकी एग्जाम टाइम में आप देख लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में बच्चों मैंने आपको डेमोग्राफी का मीनिंग बताया था, तो यहां पर मैं आपको रिमाइंडर करवा देना चाहता हूं और उसके बाद हम बात करेंगे अपने मेन पार्ट की। तो डेमोग्राफी का मीनिंग होता है बच्चों एक सिस्टमैटिक स्टडी किसकी, पॉपुलेशन की, यानी कि जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन। अंग्रेजी में इसे डेमोग्राफी कहते हैं और हिंदी में जनसांख्यिकी। बात यहां पर यह आती है कि यह शब्द कहां से लिया गया था, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी। तो आप जानते हैं कि लैटिन भाषा के शब्द से हुई थी। वो कौन से 2 शब्द थे, पहला था डेमोस और दूसरा था ग्राफिन। इन दोनों को मिलाकर ही डेमोग्राफी बना, जिसका जो मीनिंग था वो था डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का वर्णन। और मैंने आपको बताया था कि लोगों का वर्णन किस प्रकार का होता है, जिसके अंदर उनका सेक्स रेशियो, मेल फीमेल, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में एक सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है। तो वो हमारी क्या कहलाती है, जनसांख्यिकी, यानी कि डेमोग्राफी कहलाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो मैं आपको पार्ट बता रहा हूं वो एक फेमस इकोनॉमिक्स पर्सन है जिनका नाम है मोल्थस। अगर पूरे नाम की बात करें, थॉमस रॉबर्ट मोल्थस। इन्हीं से रिलेटेड इनका जो एक प्रिंसिपल जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं यहाँ पर आपको इनके बारे में जो दिया गया इनका सिद्धांत था वो कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो आप काफी ध्यान से समझना ताकि आपको वन टाइम में ही अच्छे से समझ आ जाए। तो बच्चों, इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को जानने से पहले आपको थोड़ा बहुत जानकारी इनके बारे में होना जरूरी है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो और पॉज करके पढ़ भी सकते हो। यहां हम बात करते हैं इनका जो जनसंख्या वृद्धि को लेकर दिया गया सिद्धांत था उसके बारे में। तो क्या बात की गई है, जनसांख्यिकी के सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक सिद्धांत जो था वो अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट मोल्थस का भी था और इनका नाम इनसे जुड़ा हुआ है। अमंग द मोस्ट फेमस थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफी इज द वन ऑफ एसोसिएटेड विद द इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थॉमस रॉबर्ट मोल्थस। और ये इनका टाइम पीरियड दे रखा है जन्म का और इनकी मृत्यु का। तो बच्चों, इनकी जो ये थ्योरी थी ना पॉपुलेशन को लेके, उन्होंने एक ऐसे में दी थी। उस ऐसे का नाम था ऐसे ऑन पॉपुलेशन, जो कि 1788 में, ये ईयर आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इनके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत था ना बच्चों, वो एक नेगेटिव था, यानी एक निराशावादी सिद्धांत था, पेसिमिस्टिक था। अब वो क्यों था, इसके पीछे रीजन भी दिया गया है और इसी कारण इनकी आलोचना भी की गई है। एग्जामिनर आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मोल्थस के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को दिया गया सिद्धांत एक निराशावादी सिद्धांत है, स्पष्ट कीजिए। या फिर क्या आपके अनुसार मोल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत एक निराशावादी सिद्धांत था, कैसे समझाइए। तो किसी भी टाइप से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। तो आपको कंप्लीट डिटेल अच्छे से पता होगी तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी ट्रिकी होके आए, आप इजीली उसे टैकल कर सकोगे। तो आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये निराशावादी सिद्धांत क्यों था। एक बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना बच्चों कि इनके द्वारा जो दिया गया जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत था ना, वो निराशावादी सिद्धांत इसलिए था क्योंकि इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जो अपने सुझाव दिए थे, सजेशंस दिए थे, वो एक नेगेटिव थे, सही नहीं थे। हालांकि शुरुआती दौर में वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहे, बट आफ्टर सम टाइम जब इनके ही द्वारा दिए गए सिद्धांत की आलोचना की गई तब ये बात साबित हो गई थी कि इन्होंने जो सजेशंस दिए थे ना वो गलत साबित हुए। अब वो क्या थे,
तो ध्यान से समझना, थॉमस कहते थे कि मनुष्य की जो जनसंख्या है ना, उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर पर मनुष्य के भरण पोषण, जिसके अंदर भोजन भी है, कपड़ा भी है, कृषि उत्पादन भी है, इनके साधन बढ़ सकते हैं। यानी कि बच्चों, थॉमस ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तेजी से एग्रीकल्चर फील्ड को तेजी पानी चाहिए, ग्रोथ पानी चाहिए, उस फील्ड से जनसंख्या ग्रोथ पा रही है, तो इसलिए हमेशा जनसंख्या आगे रहेगी और जो एग्रीकल्चर है वो पीछे रहेगा। और बल्कि थॉमस चाहते थे कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा ग्रोथ हो, तभी जो मनुष्य है ना, उसकी जो ग्रोथ है उसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, यानी कि उसका भरण पोषण एक सही तरीके से हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए मनुष्य जो है वो सदा ही गरीबी के हालात में जीवन जीता ही रहेगा और जो कृषि उत्पादन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसकी जो वृद्धि है वो हमेशा से ही जनसंख्या वृद्धि से पीछे रहेगी। तो इसी कारण वो इसे एक निराशावादी सिद्धांत कहते थे। और बच्चों, इन्होंने जनसंख्या वृद्धि को यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को 2 टाइप से समझाया भी है एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन को लेकर। जो फर्स्ट चीज है उसमें इन्होंने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया और जो सेकंड चीज है उसमें इन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया। आइए दोनों चीजों को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। अब तक तो आपको ये समझ आ गया है कि थॉमस मोल्थस के द्वारा जो जनसंख्या वृद्धि को लेकर बात की गई है, उसमें ये कंक्लूजन निकला है कि जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है, जबकि ज़्यादा क्या होनी चाहिए थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी कि कृषि उत्पादन। तो इसी को समझाने के लिए उन्होंने सबसे पहले बोला कि जो जनसंख्या का विस्तार है ना, वो एक ज्योमेट्री यानी कि गुणात्मक रूप से आगे बढ़ता है, जिसे इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। आप देख लेना। तो यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि 02, 04, 08, 16। तो आपको यहाँ पर जो ग्रोथ है उसमें ये नज़र आ रहा होगा कि जनसंख्या एक के बाद दुगनी हो जाती है, फिर चौगनी हो जाती है, फिर 8 गुना, फिर 16 गुना। तो ये एक के बाद एक कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो टर्म्स क्या रखी गई है, 2, 4, 8, 16, 20 और आगे भी आप इसे लेकर चल सकते हो। हालांकि यहाँ पे 20 नहीं 32 आएगा, ठीक है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें कृषि उत्पादन को लेकर यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर कि इसमें ग्रोथ कैसी देखने को मिलती है, तो इसमें बच्चों जो ग्रोथ है वो गणितीय और समांतर रूप से देखने को मिलती है। इट्स मीन की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो कैसी है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर आपको 2 का टेबल दिखाई दे रहा होगा। जैसे शुरुआत में जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर की वो 02 है, फिर 04 है, फिर 06 है, फिर 08 है। तो ये क्या है, एक समांतर रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। और जबकि वहां पर तो दुगना, चौगुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना ऐसे बढ़ रहा है। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि हमेशा से आगे रहेगी कृषि उत्पादन से, और मनुष्य जो है वह गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करता रहेगा। होप सो कि बच्चों मोल्थस के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को लेकर जो सिद्धांत दिया गया था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अभी ये बात यहीं पर नहीं रुकती, क्योंकि मोल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल में लाने के लिए अपने कुछ सुझाव भी दिए थे। वो 2 टाइप्स के थे, उन्हें आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे शफल कर देते हैं, एग्जाम में उल्टे साइड लिख के आ जाते हैं, बट आपको वो गलती नहीं करनी। तो बच्चों आप अपने स्क्रीन पर ये इंडेक्स देख सकते हैं। उन्होंने 2 टाइप्स से अपने सुझाव दिए थे, सजेशंस दिए थे। वो कौन कौन से थे? पहला था प्रिवेंटिव चेक्स और दूसरा था पॉजिटिव चेक्स। हिंदी में बात करें तो प्रिवेंटिव मीन्स होता है कृत्रिम अवरोध और पॉजिटिव चेक्स मतलब प्राकृतिक अवरोध। आइए दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल से है और ईजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो देखिए, अगर कृत्रिम अवरोध की बात करें प्रिवेंटिव की, तो मोल्थस इसमें कहते हैं कि अगर आप जनसंख्या को कंट्रोल में लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। वो क्या है और ये चीज़ें अपनाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया है। तो पहला है कि बड़ी उम्र में विवाह करना, यानी कि आप अर्ली एज में शादी ना करो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 18 से पहले शादी करते हो तो जो आपका बेबी है वो भी जल्दी होगा। जब बेबी होगा तो उसे काउंट किया जाएगा जनसंख्या वृद्धि में। अगर कोई इंसान लेट उम्र में शादी करेगा तो क्या होगा, जो बेबी होगा वो भी लेट होगा। तो इस वजह से वो ऐसा मानते हैं कि जनसंख्या को कंट्रोल में लाया जा सकता है। दूसरी वो सबसे मेन बात करते हैं, जो ये यौन संबंध है यानी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है ना, उसे कंट्रोल किया जाए। अगर मेल फीमेल कनेक्ट नहीं होंगे तो उससे क्या होगा कि जो बेबी है वो पैदा नहीं होगा। तो ये क्या होगी, सेक्स
कंट्रोल को लेकर उन्होंने ये बात करी है ताकि जनसंख्या में वृद्धि ना हो सके। और तीसरा जो है वो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करके। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है बच्चों सन्यासी बन के। सन्यासी आप जानते हैं कि जो माउंटेन में यानी पहाड़ों में बैठते हैं, जो कि दुनिया को त्याग देते हैं, तो वहाँ पर कोई सेक्सुअल चीज़ नहीं रह जाती है, अकेले अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो अगर वो प्रिवेंटिव चेक्स में इन चीज़ों को अपनाते हैं तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो लाई जा सकती है। थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, बट शुरुआत में इस चीज़ों को हकीकत माना गया था, यानी ये जो भविष्यवाणी थी वो सच मानी गई थी। उसी तरह अगर आप अपोजिट साइड देखते हो पॉजिटिव चेक्स के बारे में, यानी प्राकृतिक अवरोध के बारे में, तो ये थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा। जैसे कि प्राकृतिक अवरोध में वो कहते हैं कि अकाल, महामारी, आज के टाइम तो कोरोना चल ही रहा है, भूकंप हो गया, और ऐसे बहुत सारे स्टेट है इंडिया के अंदर, और साथ ही ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर आए दिन भूकंप आते रहते हैं। जापान का नाम आपने सुना होगा। और वैसे ही बाढ़ हो गया, यानी कि जो भी नेचुरल डिजास्टर है उनके बारे में ये बात कह रहे हैं। इनके आने से भी क्या होता है कि लोगों की डेथ होती है। जब लोगों की डेथ होती है तो जो जनसंख्या नियंत्रण है वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो ये काफ़ी थोड़ा नेगेटिव चीज़ है। जैसे इस कोविड के दौरान कितने सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, तो क्या उनके अनुसार या आपके अनुसार ये चीज़ सही हो रही है? उनके अनुसार तो ये चीज़ें सही हो रही है क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल में लाई जा रही है। बट अगर हम सोचे तो हमें ये चीज़ें सही नहीं लगेगी। और इसी चीज़ को लेके जो आलोचक थे उन्होंने इनके इस सिद्धांत की आलोचना करी थी। होप सो कि आप इनके द्वारा दिए गए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सुझाव अच्छे से समझ चुकेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इनकी जो आलोचना की गई थी वो किस प्रकार से की गई थी। टॉपिक है बच्चों थॉमस मोल्थस के सिद्धांत की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ थॉमस मोल्थस थ्योरी। तो क्या बात की गई है इसमें? तो जो आलोचना की गई है वो मार्क्सवादी और उदारवादियों के द्वारा की गई है। वह क्या कहते हैं कि ये जो आर्थिक वृद्धि है ना वो जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है, जैसा कि यूरोप में हुई थी। कब? 1920 सेंचुरी में। और साथ ही उन्होंने ये बात करी थी कि गरीबी का जो कारण है ना वो जनसंख्या वृद्धि नहीं है, बल्कि गरीबी का जो कारण है वो है कि आर्थिक असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज रादर देन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। और जबकि मोल्थस का तो ये कहना था कि जनसंख्या वृद्धि ही गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। तो बच्चों बात यहाँ पर यह आती है कि ये आर्थिक असमान वितरण है क्या? तो इसका मतलब ये है कि बच्चों एक समाज के अंदर जो जो चीज़ें होती है ना वह लोगों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। कहने का मतलब कि कुछ जनों के पास तो इतना सारा पैसा है कि वह 70 to 90% पॉपुलेशन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और कुछ जनों के पास या बहुत सारे ऐसे जनों के पास इतनी चीज़ें नहीं है। इसी वजह से सोसाइटी के अंदर अनइक्वल चीज़ हमें देखने को मिलती है। आप चाहे भारत का एग्जाम्पल ले लीजिएगा, यहाँ पर 10% ऐसी जनसंख्या है जो कि हाई क्लास है, यानी कि काफ़ी रिच है, और उनके पास इतना सारा रिसोर्सेज है, इतनी सारी कैपिटल है कि वो जो हमारी रेस्ट 90% पॉपुलेशन है उसे आसानी से रिकवर कर सकती है। तो इसे ही कहा जाता है बच्चों आर्थिक असमान वितरण प्रणाली। होप सो कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इसी कारण बच्चों जो बहुसंख्यक यानी जो मेजॉरिटी पीपल है उन्हें गरीबी के हालात में जीना पड़ता है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर फोर्स्ड टू लिव इन पॉवर्टी। तो कुछ इस तरीके से थॉमस मोल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को लेकर इनकी आलोचना की गई थी। होप सो कि आप इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। और इसी पॉइंट के साथ ये जो हमारा थॉमस मोल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत था वो होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ये वाला था। आइए जानते हैं उसके बारे में। टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों अगर आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, ताकि मुझे अच्छे से पता चल सके और मैं दोबारा से उसके ऊपर ज़्यादा हार्डवर्क कर सकूँ। ठीक है, तो बात की गई है बच्चों जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत को लेकर, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना वो क्लास 12th की ज्योग्राफी में भी आता है, और जिन बच्चों के पास ज्योग्राफी है उन्हें ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा अच्छे से, और रिलेटेड बहुत है ये, क्योंकि एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। और आप यकीन मानिए जितने भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है।
क्योंकि ये जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है ना, इसका मतलब है जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल से जुड़ी हुई है। वो कैसे है, आइए अब उसी के बारे में पता करते हैं। तो जब हम जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं तो इसे 3 स्टेजों में बांटा जाता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मैं आपको तीनों के बारे में एक एक करके जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखी हैं आप उनको अपने माइंड में फिट रख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अपनी फर्स्ट स्टेज के बारे में कि क्या कहती है जनसंख्या संक्रमण की। तो इसमें कहा गया है कि इस वाली स्टेज में जो अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ी होती है और इसी कारण जनसंख्या में कमी देखने को मिलती है। तो हुआ ये कि जो जन्म दर है यानी कि जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे होते हैं, यानी जन्म भी ज़्यादा हो रहे हैं और लोगों की मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। जन्म इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि लोग अपनी चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं है, यानी कि साक्षरता कम हो रही है। और मृत्यु इस वजह से हो रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो पिछड़ी है, यानी कि गरीबी के जो हालात है वो ज़्यादा है, तो लोग लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पा रहे। और इसके अंदर जो लोगों का मुख्य व्यवसाय है वो एग्रीकल्चर को दिया गया, यानी कि कृषि को दिया गया। और साथ ही जो टेक्नोलॉजी है उसका लेवल काफ़ी डाउन है और साथ ही जो लिटरेसी है वो भी सबसे कम है, इसी कारण इसे फर्स्ट स्टेज में रखा गया। उसी तरह बच्चों अगर सेकंड स्टेज की बात करें तो इस वाली स्टेज में बच्चों जो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, यानी जो औद्योगिक क्रांति है ना, इसी के कारण लोगों का जो रहन सहन है वो अच्छा हो पाया है। यानी कि जो सिटीज़ होती है, नगर जो होते हैं, वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ होती है वो काफ़ी अच्छी हुई है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब बात सिटी की आती है तो यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हेल्थ सिस्टम की बात करें या फिर फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें, चाहे वो पार्क हो या फिर अदर एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो बेटर होती है रूरल एरिया के कंपेरिजन में। तो इसके कारण क्या होता है कि इसमें जो डेथ रेशियो है वो धीरे धीरे कम होता है और जो बर्थ रेशियो वो ज़्यादा होता है। तो डेथ रेशियो कम होने का कारण ये है कि अब हेल्थ सिस्टम अच्छा है। जब हेल्थ सिस्टम अच्छा होता है तो लोग काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं। आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में सुना होगा, जीवन प्रत्याशा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भारत में जीवन प्रत्याशा अभी के टाइम कितनी है, यानी एक मनुष्य एक एवरेज के अकॉर्डिंग कितने सालों तक जी सकता है। और वहीं अगर बच्चों तीसरी स्टेज की बात करें, हालांकि तीसरी स्टेज तो शायद आपने नाम सुना भी हो क्योंकि कोविड की तीसरी लहर भी आने वाली है, ऐसा जो एक्सपर्ट है वो अंदाजा लगाते हैं। तो अपनी सिक्योरिटी पहले से अच्छी रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनसंख्या संक्रमण की थर्ड स्टेज के बारे में बात करें तो इस अवस्था में बच्चों जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है दोनों क्या होते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं, लो लेवल पे आए थे। जन्म दर घटती और बढ़ती रहती है, यानी कि अप एंड डाउन उसमें देखने को मिलता है। साथ ही जो सिटीज़ है यानी नगरीकरण है वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है और ऊपर से जो टेक्नोलॉजी यानी कि जो तकनीकी ज्ञान है वो भी काफ़ी हाई लेवल का होता है। तो ये है आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से जनसंख्या संक्रमण को लेकर। होप्स हो कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ भी चुकेंगे। और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये वाला जो सेकंड पार्ट है वो भी होता है कंप्लीट। और मैं तो आपसे यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो लास्ट ईयर मैंने आपको सोशियोलॉजी पढ़ाई थी 12th क्लास वाले बच्चों को, उससे ज़्यादा डिटेल में मैं अब की बार करवा रहा हूँ। तो मेरी नज़र में होशियार बच्चा वो है जो अभी से जो मेरे लास्ट ईयर वाले चैप्टर हैं उन्हें देख चुका है और अब वो इन लेटेस्ट सिलेबस वाले चैप्टर्स को देख रहा है, तो वो काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लास्ट वाला देख लो और आपका सिलेबस हो जाए कंप्लीट, क्योंकि हर साल आता है और हर साल मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ ताकि बच्चों को एक वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड करवा सकूँ ताकि उन्हें अच्छे से हर चीज़ें समझ आ सकें। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप ये चीज़ें अच्छे से समझ चुके होंगे। डाउट हुआ तो कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के थर्ड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे ऐसे ही खुश रहे, पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे।